हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आप लोग के सामने पॉलिटिकल साइंस जहाँ से ये बुक स्टार्ट होता है वहाँ के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें से पहला टॉपिक्स है कैबिनेट मिशन 1946 और दूसरा है माउंटबेटन प्लान और योजना इसे कह सकते हैं। हम जब 1946 के लगभग के समय की जब हम बात करते हैं तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि ये एक ऐसा समय है जहाँ पर हमारे यंग लीडर, हमारे इंडिया के जो यंग लीडर हैं वो इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं कि वो हमारे देश को आज़ादी दिला सके। तो इस आज़ादी को दिलाने के लिए सबसे पहला कैबिनेट मिशन 1946 का गठन किया जाता है। हम जब ये कैबिनेट मिशन 1946 को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से पहली बात ये कि उस समय इंग्लैंड में क्या होता है कि इलेक्शन का समय रहता है। 1946 के पहले का ही बात है, यहाँ इलेक्शन चलते लगता है। उस समय क्या होता है कि दो यंग लीडर रहते हैं इंग्लैंड के, चर्चिल वर्सेस एटले। ये जो चर्चिल रहते हैं और जो एटले रहता है, इन दोनों के बीच में क्या चलते रहता है, इलेक्शन चलते रहता है। इलेक्शन चलते रहता है और इलेक्शन में एटले जो रहता है उसने डिमांड किया रहता है, या उसने प्रपोज किया रहता है कि अगर मैं इलेक्शन को जीतता हूँ तो मैं इंडिया को एक स्वतंत्र कंट्री बनाऊँगा, एक स्वतंत्र कंट्री बनाने के लिए पार्लियामेंट में बिल पास करवाऊँगा। अब क्या होता है कि जो एटले रहता है और चर्चिल के बीच में जो इलेक्शंस रहते हैं उसमें जो एटले रहता है वो क्या करता है, जीत जाता है। और वो जब वॉन करता है तो उसको अपनी जो बात उसने कही है उसे फुलफ़िल करना रहता है। जो एटले का जो मेन वजह रहता है जिसकी वजह से वो जीता रहता है, वो लेबर पार्टी से वो बिलोंग करता है और लेबर पार्टी से बिलोंग करने की वजह से इसको उधर के लोगों का ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, जिसके वजह से एटले विनर बन पाता है। जब एटले जीत जाता है तो वो क्या करता है कि उसका प्रथम उद्देश्य ये रहता है कि मैं भारत को आज़ाद करूं, लेकिन भारत को ऐसी नॉर्मली तो आज़ाद नहीं किया जा सकता कि हम डायरेक्ट ही आज़ाद कर दें और अपने सारे सेनाओं को वहां से हटा दें। अगर इस तरीके का कार्य करेंगे तो उस जगह पे दंगा शुरू हो जाएगा, उस पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए एटले क्या करता है कि एक पर्टिकुलर रणनीति बनाता है, एक प्रोसीजर के तहत इस चीज़ को वो करना चाहता है। तो एटले क्या करता है, 24 मार्च 1946 को अपने थ्री ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर को वो क्या करता है, वो इंडिया भेजता है। जो पहले रहते हैं वो रहते हैं लॉर्ड पैथेटिक लॉरेंस, जो ट्रेड बोर्ड से बिलोंग करते हैं। दूसरे रहते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से बिलोंग करते हैं। तीसरे रहते हैं एवी अलेक्जेंडर, जो नेवी मिनिस्टर रहते हैं। ये तीनों मिनिस्टर्स को क्या किया जाता है, इंडिया भेजा जाता है और ये कहा जाता है तीनों को कि आप पता करिए कि किस तरीके से हम इंडिया को आज़ाद कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस का हमें उपयोग करने की आवश्यकता है। तो 19 मई फिर क्या होता है कि 16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रेजेंटेड किया जाता है तीनों कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, और इसमें यह कहा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली विल बी मेड। मतलब क्या किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन किया जाएगा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया जाएगा। तो ये चीज़ के लिए प्रपोजल आता है 3 कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। अब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनना है तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऐसी डायरेक्ट तो नहीं बन सकता, बहुत सारे उसके लिए प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने के लिए। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जब बनाना रहता है तो कुछ की पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाते समय। पहला की पॉइंट ये रखता है कि इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। मतलब क्या किया जाएगा कि एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग प्रोसेस यूज़ किया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कौन बैठेगा, कैसे किया जाएगा। अब इसके लिए क्या किया जाएगा कि 10 लाख पॉपुलेशन में एक रिप्रेजेंटेटिव को तय किया जाएगा इलेक्शन की बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे कि कौन आएगा और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठ के हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगा। अब ये दो चीज़ हो गई।
तीसरी चीज़ ये हो गई कि जो रिप्रेजेंटेटिव वो पर्टिकुलर कम्युनिटी इलेक्टेड बाय दैट कम्युनिटी अप्रूव्ड कम्युनिटी, इट मीन्स कि ऐसा किया जाएगा कि हमारे इंडिया में बहुत प्रकार के रिलीजन है, कोई जनरल है, कोई मुस्लिम है, अलग अलग कास्ट सब फॉलो करते हैं। तो ये किया गया कि जो जनरल है वो जनरल के लिए वोट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजेंगे, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम के लिए वोट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजेंगे, और जो सिख है वो सिख के लिए वोट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजेंगे। इस तहत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव को भेजा गया। इसके साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब जो जहाँ राजाओं का शासन चलता था, वहाँ पर म्यूचुअल डिस्कशन के थ्रू, वहाँ एक मीटिंग के थ्रू वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, जिसके तहत दो कमेटी का गठन किया गया, एक एग्रीमेंट कमेटी और एक कमेटी फॉर्म्ड बाय प्रिंसली स्टेट। जो प्रिंसली स्टेट ने कमेटी बनाया और एक जो कमेटी एग्रीमेंट कमेटी बनी। इस दो कमेटी के तहत ये डिसाइड किया गया कि प्रिंसली स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कौन जाएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोगों को जाना है, लेकिन कितने जाएंगे, कितने रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भाग लेंगे, इस चीज़ के लिए गहन अध्ययन करना था। जब इस चीज़ को स्टडी करने की बात आई तो क्या किया गया कि उस समय 1946 के समय हमारे इंडिया में एक अखंड भारत की जब बात करें तो ब्रिटिश प्रोविज़न 11 ब्रिटिश प्रोविज़न थे, जिसमें से 292 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजना था। टोटल 562 प्रिंसली स्टेट थे, जिसमें से 93 रिप्रेजेंटेटिव को भेजना था, और 4 CCA चीफ कमिश्नरी एरिया थे, जहाँ से 1 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजना था। अब टोटल की जब बात करें तो ये पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भाग लेने वाले टोटल कैंडिडेट होंगे 389। तो टोटल 389 मेंबर्स इसमें जाएंगे। अब जो 389 मेंबर्स थे टोटल, इसमें से ऐसा तो है नहीं कि कोई सिंगल रिलीजन से रहेंगे। फ्रॉम वेरियस रिलीजन वेरियस रिप्रेजेंटेटिव हैज़ बीन गॉन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब 389 में से 296 मेंबर जो थे वो ऐसे मेंबर्स थे जिसमें से 213 जनरल थे, 79 मुस्लिम्स थे और 4 सिख मेंबर थे। अब 15 औरत भी गए थे, 15 वुमेंस भी गए थे, और साथ ही साथ 26 शेड्यूल कास्ट से मेंबर गए थे SC से, और 33 शेड्यूल ट्राइब से मेंबर गए थे। ये सब मिलके 389 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भाग लिए थे। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब सब भाग ले लिए तो उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शन जो था ब्रिटिश प्रोविज़न में, कि जो ब्रिटिश प्रोविज़न में किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है, इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो एक पब्लिक वोटिंग के थ्रू गए, मतलब क्या होता था कि जो पब्लिक थे वो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स चुनते थे फॉर दैट प्रोविज़न, और जो विधानसभा के जो मेंबर थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए मेंबर चुनते थे। मतलब एक प्रकार से इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम का यूज़ किया जा रहा था, और उसी इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम के तहत क्या किया जा रहा था, रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा जा रहा था फ्रॉम दैट ऑफ अ ब्रिटिश प्रोविज़न। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सब मेंबर चले गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर जाने के बाद क्या फ़र्क है, दो प्रकार का कार्य पहले किया गया जाना था जब इंसान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में गया। पहला चीज़ हमारे संविधान का निर्माण, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन, और दूसरा एक एंट्रीम गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो। मतलब क्या हुआ कि 1946 में एक एंट्रीम गवर्नमेंट फॉर्मेशन भी किया गया। एंट्रीम गवर्नमेंट फॉर्मेशन क्यों किया गया? एंट्रीम गवर्नमेंट फॉर्मेशन इसलिए आवश्यक था कि जब ब्रिटिश अपना पूरा साम्राज्य, अपनी पावर, अपनी कंट्रोल को पूरी तरीके से ले जाएगी तो देयर शुड बी सम गवर्नमेंट इन द इंडिया विच शुड रूल, वी शुड प्रोटेक्ट एंड वी शुड गवर्न द कंट्री एंड डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। तो उस समय एक एंट्रीम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया 1946 में। अब क्या हुआ, जो इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट था ये 14 अगस्त 1946 को डिक्लेरेशन हुआ ऑफ अ नेशनल इंटरिम गवर्नमेंट, और ये जो गवर्नमेंट था ये 2 सितंबर को इसकी फॉर्मेशन हुई
नेशनल इंटरिम गवर्नमेंट की। जब नेशनल इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई तो इसके प्रेसिडेंट लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और इसके वाइस प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अब इसी समय क्या हुआ, 26 अक्टूबर 1946 की बात है, जब मुस्लिम लीग जो थी वो भी गवर्नमेंट में इंक्लूड हो गई। और वो गवर्नमेंट में इंक्लूड होते ही सीधे उसने क्या चीज़ डिमांड कर दिया, डिमांडिंग पाकिस्तान। व्हेन दे आर इन द गवर्नमेंट, जब वो गवर्नमेंट में गए तो उनका सीधे मांग था कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए, जो एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था सबके लिए वहाँ पर। अब हम आगे बात करेंगे माउंटबेटन प्लान या योजना की। जब हम माउंटबेटन प्लान या योजना की बात करते हैं तो ये योजना क्यों आई, क्या वजह था माउंटबेटन प्लान को आने, प्रेसिडेंट के नाम पे ही ये माउंटबेटन प्लान रखा गया, क्यों आई ये योजना। जब इसकी बात करते हैं तो हुआ ये कि जो मुस्लिम लीग थी उसने क्या डिमांड कर दी, पाकिस्तान डिमांड कर दी, और वो नहीं चाहते थे कि हम नेशनल इंटरिम गवर्नमेंट के पार्ट बन सके, डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ नेशनल इंटरिम गवर्नमेंट। अब उन्होंने क्या किया, नेशनल लीग ने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया और उन लोगों ने इंजॉय किया डायरेक्ट एक्शन डे। ये डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, डायरेक्ट एक्शन डे सिंपली क्या था कि हत्याएं करना, सीधे डिमांड करना हमें पाकिस्तान चाहिए, जिसके लिए वो सड़कों पर उतर गए, मुसलमान लोग सड़कों पर उतर गए। एक कम्युनल रिवॉल्ट शुरू हो गया लोगों के बीच में, एक प्रकार से युद्ध की पूरा माहौल बन गया, बहुत मार काट हुई, बहुत लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारी हत्याएं की गई। और ये सब चीज़ को देखते हुए फाइनली माउंटबेटन ने एक योजना, एक प्लान प्रपोज किया 3 जून 1947 में, जिसमें उसने घोषणा की कि इंडिया एंड पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र कंट्री बनाने के लिए, 2 डोमिनियन नेशन बनाने के लिए योजना प्रस्तुत की गई। अब हम बात करते हैं 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान में प्रेजेंटेड में क्या किया उन्होंने। जब प्रेजेंट किया रिपोर्ट तो उसमें उन्होंने क्या कहा, पहला चीज़ उन्होंने क्या कहा कि इंडिया एंड पाकिस्तान 2 डोमिनेंट नेशन पार्टीशन विल बी डन। क्या किया जाएगा, पार्टीशन किया जाएगा। अब ये जो पार्टीशन है वो किस बेसिस पे किया जाएगा, ये चीज़ पर गहन बात है। अब विच साइड विल बी पाकिस्तान, ये चीज़ को कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो ये चीज़ डिसाइड करने के लिए 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लाया गया, किसके द्वारा, माउंटबेटन के द्वारा। इस प्लान के तहत ये कहा गया कि ऐसा जगह जहाँ पर मुस्लिम का पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है उसको हम पाकिस्तान डिक्लेयर करेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये किया गया कि जहाँ पर 40 से 50% मुस्लिम है वहाँ पर पार्टीशन किया जाएगा, और जहाँ पर उससे कम है वहाँ भी पार्टीशंस किए जाएंगे। अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि जैसे जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ को फ्री किया गया, स्वतंत्र किया गया, जहाँ पर राजाओं का शासन था वहाँ स्वतंत्र किया गया कि आप किसी भी तरफ जाके मिल सकते हैं। मतलब राजाओं को ये निर्णय दिया गया कि आप हिंदुस्तान में मिलेंगे कि आप पाकिस्तान में मिलेंगे, ये निर्णय वहाँ के राजाओं को करना था। तो फाइनली क्या हुआ कि पाकिस्तान में 10 प्रिंसली स्टेट मिले और इंडिया में 552 प्रिंसली स्टेट मिले। ठीक, अब फोर्थ पॉइंट ये कि पंजाब और बंगाल में क्या किया गया, रिफरेंडम किया गया। रिफरेंडम मतलब वोटिंग की गई और वोटिंग के तहत तय किया गया कि कौन सा भाग पाकिस्तान में रहेगा और कौन सा भाग इंडिया में रहेगा। तो रिफरेंडम हेल्ड फॉर पाकिस्तान एंड बंगाल। जब ये माउंटबेटन जो प्रेजेंटेड किया, ये सब बातें कही गई, उसके बाद कार्य को पूरी तरीके से पूर्ण किया गया। इसके बाद क्या हुआ कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या किया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का लास्ट एक्ट था, 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने ये प्लान को ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या किया, प्रेजेंटेड किया, और 18 जुलाई इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट गेट पास। जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट था वो 18 जुलाई को पास हो गया और 15 अगस्त 1947 को इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म किया गया और नाउ इंडिया इज़ नॉट अंडर अ ब्रिटिश क्राउन। सो दिस ऑल अबाउट दी 2 टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।
कमेंट फॉर मोर टॉपिक।